हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते क्या है उसके बारे में बताऊंगा। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और उनमें से एक को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी। ये सारे के सारे मैं एक साथ करवा दूं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मजा नहीं आता है। छोटी छोटी वीडियोस होनी चाहिए, एक एक कंसेप्ट मीठे मीठे बिल्कुल प्यारे प्यारे कंसेप्ट की। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ अभी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या चीज है पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस, फिर आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, चोरिक भी बोलते हैं इसको, और इसके बाद जो लास्ट में आता है वो आता है एडियाबैटिक। आइसोबारिक और आइसोकोरिक के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें इन चीज को बहुत इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं, तो इसमें इतना ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इसके ऊपर और इसके ऊपर, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के ऊपर। थोड़ा थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता चुका हूं, थोड़ा सा और बता देता हूं। अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। मतलब इस प्रोसेस के दौरान जब तक ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता रहेगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक में ऑब्वियस है, इसमें भी कुछ वैसे होने वाला है, इसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर रहने वाला है, मतलब प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। ये तीन चीजें कांस्टेंट रहेगी ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, अगर पीवीटी में कुछ चेंज आता है, मतलब डेल्टा यू हो गया, डेल्टा क्यू हो गया, अगर इनमें से कोई भी एक चीज चेंज या फिर एक से ज्यादा चीज चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोल देते हैं उसे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। बाय द वे, ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर वही टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं किसी प्रोसेस में तो हम बोलते हैं उसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो ऐसे ही मैंने बताया आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ये सारे होते हैं। एडियाबैटिक के अंदर नो हीट फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी एडियाबैटिक और एडियाबैटिक में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो ये प्रोसेस है चार जो हम पढ़ सकते हैं, बट हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक ये पढ़ेंगे और एक ये पढ़ेंगे। तो एडियाबैटिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो पे मेरा जो फोकस रहेगा मेन वो आइसोथर्मल पे रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस एक सिंपल सा प्रोसेस नहीं है बेटा। आइसोथर्मल के अंदर फर्स्ट लॉ कैसे इसके अंदर अप्लाई करेंगे या फिर वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, एक एक चीज बताऊंगा। 15 से 20 मिनट की शायद वीडियो बनेगी, ये बहुत ही मजा आने वाला है। छोटी सी वीडियो होगी, एक एक चीज बताऊंगा। अगर केमिस्ट्री में ये चैप्टर रह गया है तो केमिस्ट्री का ही बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होगी। मतलब पैराग्राफ तो एटलीस्ट लिख ही सकते हो मेरी वीडियोस को देख के, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में भी। एनीवेज, तो देखो होता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था तीन चीजें यूज करी थी, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू और टी डेल्टा वी। ये तीनों के तीनों का जो मेल होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे डेल्टा क्यू दिया, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये क्या था बेसिकली, डेल्टा क्यू मतलब हीट मैंने कितनी दी सिस्टम को, उसके अंदर कितनी हलचल हुई, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा होगी उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होएगा, या तो कंप्रेस होगी गैस या फिर एक्सपैंड होगी गैस, तो वॉल्यूम चेंज होगी। तो इसको दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। मैंने लास्ट वीडियो में जो कवर किया है, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, लास्ट में बेस फॉर्मूला कवर किया है, वो जाके देख सकते हो। तो अब हम आइसोथर्मल को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, देखो, सो आइसोथर्मल प्रोसेस, what is this? And
इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें। और वैसे डायग्राम बहुत जरूरी है बेटा, बिना डायग्राम के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पर एक सिस्टम ले लिया है और सिस्टम के अंदर मैंने एक पिस्टन ले लिया है और पिस्टन के ऊपर मैंने एक कनेक्टिंग रॉड ले ली है। अब होगा क्या, जब ये गैस एक्सपेंड करेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये गैस कंप्रेस करेगी तो नीचे की तरफ जाएगा। यहां पर बेटा मैंने गैस रखी हुई है, गैस। अब देखो ध्यान से देखते हैं, और ये हमारे पास है पिस्टन। पिस्टन तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ध्यान देंगे। पहले समझते हैं होता क्या है। देखो अगर कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया तो तुम खुद भी बना के बहुत कुछ लिख सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखो यहां पे बहुत सारी गैस भरी हुई है। एक चीज ध्यान रखना, जो आइसोथर्मल होता है बेटा उसके अंदर कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं, कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं, ध्यान रखना। तो हो क्या रहा है, जब मैंने इसे कंप्रेस किया, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे, मैंने बताया आइसोथर्मल किस पर रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना। मतलब ये है कुछ भी करो टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। तो जैसे इसे मैं कंप्रेस करूंगा, समझते हैं, जब मैं पिस्टन को नीचे लेके आऊंगा, इसको मैंने कंप्रेस किया, और जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा, वेट, बन रही है वीडियो, मुझे लगा वीडियो नहीं बन रही, कैमरे में ठक से आवाज आई थी। हाँ, तो मैंने इसे कंप्रेस किया। जब मैंने इसे कंप्रेस किया तो उससे क्या होगा, अंदर के पार्टिकल ज्यादा हलचल करेंगे, हलचल करेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या होएगा, जो मैं वर्क डन इसके ऊपर कर रहा हूं, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे, जितना मैं वर्क डन इसके ऊपर करता जाऊंगा उतनी ज्यादा ये हीट को बाहर निकालता जाएगा। मतलब ये है कि जितनी हीट इसमें जनरेट होगी, जितना मैं वर्क डन इसके ऊपर करता जाऊंगा, उसी के इक्विवेलेंट हीट को बाहर निकालता जाएगा। जब वो हीट को बाहर निकालता जाएगा, क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा। तो इसके अंदर जो नेसेसरी कंडीशंस आ गई वो क्या हो सकती है, वो तुम अब खुद भी बता सकते हो। नेसेसरी कंडीशंस की पहली नेसेसरी कंडीशन रहेगी कि वॉल्स, अरे सॉरी, शुड बी कंडक्टिंग। जो वॉल्स होनी चाहिए वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट हीट फ्लो, या फिर देयर इज अ स्मूथली हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सो दैट heat exchange between system and surroundings। क्लियर है। और दूसरी क्या होगी, ध्यान देंगे, द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन should be very slow, so that sufficient time to heat एक्सचेंज। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन स्लो होनी चाहिए। स्लो क्यों होनी चाहिए, कि अगर ये स्लो होएगा तभी हीट बाहर निकल पाएगी और इसका टेम्परेचर मेंटेन रह पाएगा, कांस्टेंट रह पाएगा। दूसरी चीज क्या थी, मान लेते हैं बेटा ये एक्सपैंड करे, तो जब ये एक्सपैंड करेगा W, इसने वर्क डन सिस्टम के सराउंडिंग के ऊपर किया। अब वर्क डन क्या कर रहा है, सराउंडिंग के ऊपर कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है। इससे क्या होगा, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैस एक्सपैंड करेगी तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो क्या होगा, अंदर से हीट, बाहर से हीट अंदर की तरफ फ्लो होती जाएगी, विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर हुआ, इजी है बिल्कुल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं बेटा, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। समझो, नहीं समझ आया वीडियो पीछे करके दोबारा समझो, एक बार समझ जरूर आएगा, दूसरी तीसरी बार समझोगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर पहली बार में समझ नहीं आ रहा है तो अब देखेंगे, अगर मैं फर्स्ट लॉ लगा दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे लगा के देखूं तो क्या होगा, ध्यान देंगे। देखो नंबर 1, व्हेन, पहले फॉर्मूला लिख लें एक बार,
एज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मतलब अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है सारी सारी कांस्टेंट रहेगी, एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी, मतलब कोई भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं आएगा। विच मीन्स फॉर isothermal process delta U is equal to 0, so delta Q is equal to P delta V। मैं पहले बता रहा हूं बेटा, कंसेप्चुअल पढ़ा करो, मजा बहुत आएगा, बहुत इजी तरह आगे बढ़ोगे। अगर रट्टे मारोगे तो रट्टे तो मारते रहोगे, इतनी कोई मतलब मुश्किल स्टडी नहीं है तुम्हारी कि इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है, रट्टे मारते चलो, नहीं, कंसेप्चुअल पढ़ो, एक कंसेप्ट करो फिर न्यूमेरिकल करो, फिर कंसेप्ट करो न्यूमेरिकल करो, नहीं है तो डायग्राम बना के प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। एनीवेज मैं यहां आ गया बेटा। नाउ इसमें क्या हो सकता है, नंबर 1 व्हेन गैस एक्सपैंड, ध्यान देना, जब गैस एक्सपैंड होगी, मैंने बताया था कि जब गैस एक्सपैंड होगी मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा, वर्क डन ऊपर करेगा, मतलब वर्क डन सिस्टम टू सराउंडिंग होगा। इसका मतलब जो पी डेल्टा बी है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। और अगर हम बात करें हीट की, हीट सिस्टम के पास आएगी, इसका मतलब डेल्टा क्यू भी आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। अगर दूसरे केस में अगर मैं इसे कंप्रेस कर दूं, व्हेन गैस कंप्रेस्ड, अगर मैं गैस को कंप्रेस करूंगा तो मुझे बाहर से वर्क डन लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, इसका मतलब पी डेल्टा भी क्या आएगा मेरा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम होगी, यहां पे वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी। जब वॉल्यूम ज्यादा होगी तो V2 माइनस V1, मतलब V2 ज्यादा होगा, इससे पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। अभी क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी, मतलब V2 इज लेस देन V1, तो इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज क्या आएगा, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो इसमें से हीट बाहर निकलेगी, और नीचे से हीट बाहर निकलेगी। जब सिस्टम से हीट बाहर निकलती है, जब सिस्टम से हीट बाहर निकलती है तो उस केस में नेगेटिव होती है, तो हमारी हीट डेल्टा क्यू आ गया नेगेटिव। ये तब आता है बेटा अगर मैं इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे लगाता हूं। एक चीज और ध्यान रखना कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं, फास्ट नहीं होते। अगर फास्ट होंगे तो बहुत सारी वेरिएशन आ जाएंगी प्रेशर और वॉल्यूम में, और टेम्परेचर भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने के चांस होंगे, वो कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। कंडीशन, पहली कंडीशन ही यही है कि एक तो कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए, नंबर 2 ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए। अब देखेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल की, वर्क डन कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और फिर वीडियो करेंगे एंड। और एडियाबैटिक में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में सारी की सारी खिचड़ी नहीं पकाना चाहता मैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पर न्यूमेरिकल पार्ट भी आ सकता है, वैसे तो सिंपल डेरिवेशन पार्ट है ये। वर्क डन टू आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालूं तो क्या होगा, तो उसके लिए बेटा एक छोटा सा पिस्टन बना लेते हैं। ये मैंने एक पिस्टन बना लिया, सिस्टम बना लेते हैं, पिस्टन कह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक सिस्टम बना लिया जिसके अंदर पिस्टन और कंडक्टिंग वॉल के साथ एक सिलेंडर है। तो इसको, ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे सिलेंडर होता है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने कंप्रेस किया। जब मैं इसको ऊपर से कंप्रेस करूंगा फोर्स लगा के, तो ये पिस्टन यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट इज dx। जो यहां पे इसका एरिया है, जो दिखाई दे रहा है पिस्टन, इसका जो एरिया है वो है कैपिटल A। क्लियर है। नो आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं इस पिस्टन की, तो देखो वॉल्यूम ऑफ पिस्टन, अगर मैं पिस्टन की वॉल्यूम निकालूंगा तो डेल्टा V इज इक्वल टू, गलत हो गया, मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ मतलब एरिया स्वेप्ट। एरिया स्वेप्ट तो ये रहा A, गैस स्वेप्ट, हाँ ये ठीक है। तो इसके अंदर जो तुम्हें गैस दिखाई दे रही है, स्वेप्ट खरी है, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो डेल्टा V इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो मैंने यहां से निकाल लिया। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन टू मूव पिस्टन
बाय डी एक्स। अगर मैं वर्क डन निकालूं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास। बट जो फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इंटू एरिया। क्यों, ये कैसे पता लगा बेटा? क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया, सिंपल सी बात है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। अब ए डी एक्स क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे? डी वी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। एनीवेज इसकी जरूरत नहीं थी मेरे पास, क्योंकि ये और ज्यादा मतलब इजी बनता जा रहा है। ये चीज तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैसे आई है ना। ये आ गया हमारे पास। नाउ अब देखेंगे टोटल वर्क डन। ध्यान देंगे, जो वर्क डन इसका था वो मतलब जो वर्क डन था इसका था। अगर मैं वो ज्यादा कंप्रेस करता हूं पूरी कंप्लीट, मतलब से पहले जो थी इनिशियल वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो थी V1, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो है V2। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। सो वर्क डन टू चेंज वॉल्यूम ऑफ गैस फ्रॉम V1 टू V2। अगर मैं V1 से V2 तक इसे इंटीग्रेट करता हूं तो सिंपल, यहां तो आ गया W, इंटीग्रेट करूंगा W आएगा, लेकिन यहां पर PdV क्या आएगा? V1 से लेके V2। नो, हम गैस बेटा आइडियल गैस लेते हैं ज्यादातर, ठीक है। आइडियल गैस को हम यूज करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर कैलकुलेशन के लिए। नाउ फॉर आइडियल गैस, एक तो आइडियल गैस होना चाहिए साथ में एंड फिक्स्ड मास। अगर मास फिक्स्ड होंगे तो ऑब्वियस है मोल्स भी फिक्स्ड होंगे। तो PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर मैं यहां से V की वैल्यू निकालूं, P की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ P की वैल्यू निकाल सकता हूं। सो P इज इक्वल टू nRT ओवर V। ये आ गया मेरे पास। तो मैं इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो पुट the value of P from equation 2 to 1। इक्वेशन 2 से 1 में डाल दूंगा मैं। जब इक्वेशन 2 से 1 में डालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? W इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, nRT ओवर V, V1 से V2। तो dV और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी V1 से V2। ध्यान रखना बेटा, नेचुरल कंडीशन चेंज हो रही है तो यहाँ पे नेचुरल लॉग लगाएंगे हम। सो W इज इक्वल टू nRT 1/V। अगर मैं 1/V की बात करूं, इसको अंदर लेके चले जाते हैं, तो 1/V की इंटीग्रेशन होती है log V। तो नेचुरल लॉग लगाया मैंने, नेचुरल लॉग V आ गया और साथ में आ गया V1 से V2। ये मेरे पास लिमिट्स आ गई। तो वर्क डन इज इक्वल टू nRT एंड नेचुरल लॉग लगा हमारे पास। तो यहां पर इसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो नेचुरल लॉग को मैंने लॉग में चेंज कर दिया, विच इज 2.303 लॉग V, और ये चेंज होगी V1 से लेके V2 तक। जब मैं इसमें ये दोनों चेंज करूंगा तो वैल्यू पुट करूंगा तो nRT, इसको आगे रख लेते हैं, 2.303 nRT log of V2 माइनस log of V1। ये आ गया हमारे पास और ये नीचे आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 2.303 nRT log of V2 अपॉन V1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है बेटा log of A माइनस log of B इज इक्वल टू log A अपॉन B। सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये। तो एक तो तुम्हारे पास वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा, अगर मैं प्रेशर की टर्म में निकालना चाहूं, ध्यान देंगे बेटा क्या बता रहा हूं मैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, N तो वैसे ही R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, और N की वैल्यू फॉर अ फिक्स्ड मास N भी मेरे पास क्या है? कांस्टेंट। तो सारी की सारी चीजें कांस्टेंट होगी। सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो सिंपल सी बात में, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो बेटा ये दोनों प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। एनीवेज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ने वाले हैं कि इस लॉ को हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि बॉयल्स महाराज ने दिया था। एनीवेज यहां नहीं पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर ये कांस्टेंट होता है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, और यहां से P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 आ गया। नाउ V2 अपॉन V1 किसके इक्वल है? P1 अपॉन P2। तो एक फॉर्मूला और बनना मांगता है यहां से
कि W इज इक्वल टू 2.303 nRT log of P1 over P. Now this is the second formula in the terms of pressure. क्लियर है? तो ये हमारे पास था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। नहीं, बस ये ध्यान रखना बेटा कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होती है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, दोनों के दोनों केस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और किसी की भी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी किसी भी सिस्टम की, उसमें पार्टिकल जब मूव करेंगे तभी बढ़ेगी। अगर पार्टिकल मूव करेंगे तो वो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, विच इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा मैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तब तक ये दिन थाम के बैठते रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में इस का सेकंड पार्ट जो मैंने बताया था कि वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्लीट करूंगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।